अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जी सिख डायनेस्टी को, सिख दौर को डिस्कस करेंगे। सिख दौर की बुनियाद 1799 एडी में रखी गई थी और ये 1849 एडी तक चला। ठीक है। सबसे पहला एमसीक्यू कि सिख दौरे हुकूमत की बुनियाद कब रखी गई थी, तो वो 1799 एडी में रखी गई थी। कब खत्म हुई? 1890 1849 एडी में। सिख दौरे हुकूमत की बुनियाद किसने रखी थी? रंजीत सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? रंजीत सिंह ने रखी थी। ठीक है। उसके बाद सवाल यह बनता है कि रंजीत सिंह कब पैदा हुआ। रंजीत सिंह 1780 में पैदा हुआ था, 1780 में पैदा हुआ था। कहाँ पे? गुजरावाला में। गुजरावाला पंजाब का शहर है। ठीक है, पंजाब पाकिस्तान का, वहां पैदा हुआ था। और 1799 में अपनी एक डायनेस्टी बना दी, हुकूमत बना दी, मतलब कि तकरीबन कोई 19 सालों के अंदर अंदर उसने अपनी हुकूमत बना दी। लाहौर को फतह करके उसने सिख दौरे हुकूमत की बुनियाद रखी थी। लाहौर को उसने 1799 एडी में फतह किया था। लाहौर को फतह करके उसने अपना दारुल हुकूमत बनाया था। सिख डायनेस्टी का जो गवर्नमेंट कैपिटल था वो कौन सा था? सिटी, वो लाहौर था। ये एमसीक्यूज बनता है। ठीक है। फिर इसको समाल पॉक्स की बीमारी थी। रंजीत सिंह को किस चीज की बीमारी थी? समाल पॉक्स की बीमारी थी, जिसकी वजह से ये बाईं आंख इसकी बंद थी, ये बाईं आंख से काना था, अंधा था। ठीक है। 1801 एडी में, 1801 एडी में इसको पंजाब का महाराजा कहा जाता है। हुकूमती दारुल हुकूमत इसने लाहौर को बनाया, और जो इनका मजहबी दारुल हुकूमत था, रिलीजियन, जो रिलीजियस दारुल हुकूमत था, कैपिटल था, वो इसने अमृतसर को बनाया। ठीक है। पंजाब पे इसने 40 साल हुकूमत की। पंजाब पे कितने साल हुकूमत की? 40 साल। कब शुरू की? 21 अप्रैल 1801 को इसकी हुकूमत शुरू हुई। 27 जून 1839 तक इसने हुकूमत की। ये टेनोर याद रखिएगा। 1839 में, 27 जून 1839 में ये वफात पा जाता है। ठीक है। इसके टोटल जो थे 8 बेटे थे। 4 बेटे जो थे उन्होंने गवर्न किया, बाकी 4 ने गवर्न वो ना कर सके, तो मैं उनके बारे में आपको तफसील करवाऊंगा। उसके बाद इनके आप बेटे लिख लीजिए। सबसे पहले जो रंजीत सिंह के कितने टोटल 8 बेटे थे। ठीक है। सबसे पहले महाराजा, महाराजा खड़क सिंह, महाराजा खड़क सिंह। उसके बाद जनाब दूसरा था जी ईशर सिंह। ईशर सिंह जो था ये अर्ली ही डाइड हो गया था, इसकी बचपन में डेथ हो गई थी। ये महाराजा खड़क सिंह जो था, ये 1801 से लेके 1840 तक इसने हुकूमत की। उसके बाद फिर तीसरा जो था वो था महाराजा शेर सिंह। ये जो महाराजा शेर सिंह था, इसने जनाब 1807 से लेके 1843 तक ये रहा। उसके बाद रहा जी तारा सिंह। तारा सिंह जो था ये 1807 से 1859 इसका टेन्योर है। उसके बाद रहा जी कश्मीर सिंह, कश्मीरा सिंह। ये 1819 से लेके 1844 तक रहा। ठीक है। उसके बाद एक सेकंड सिर्फ होल्ड कीजिएगा।
उसके बाद जी कश्मीरा सिंह कब पैदा हुआ? 1819 से 1844 तक ये रहा। उसके बाद आ गया जी पिशावर पिशावरा सिंह। ये 1823 में पैदा होता है और 1845 में इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आया जी मुल्ताना सिंह। मुल्ताना सिंह जो था ये 1819 में पैदा हुआ और ये 1846 तक रहा। उसके बाद आखिरी जो था वो था जी महाराजा दौलीप सिंह। दौलीप सिंह ये 1838 से 1893 तक इसका टेन्योर है। ये इसके 8 बेटे थे। इसकी 3 बेवियां थी। रंजीत सिंह की स्पॉस कितनी थी? वो 3 थी। कौन कौन थी? एक थी मेहताब सिंह, सॉरी मेहताब कौर। जो दूसरी थी उसका नाम था दितर कौर। और जो तीसरी थी उसका नाम था जिंद कौर। ये इसकी 3 बीवियां थी जी। ये भी आपने याद रखना। रंजीत सिंह के बाप का नाम था जी मा सिंह। मा सिंह कौन था? ये रंजीत सिंह का बाप था। बाप का नाम था जी। और माँ का नाम क्या था? माँ का नाम था जी राज कौर। राज कौर जो थी ये रंजीत सिंह की वालदा का नाम था जी। यहां से आगे चलते हैं। रंजीत सिंह को लाइन ऑफ पंजाब कहा गया। ये टाइटल पूछता है कमीशन के, लाइन ऑफ पंजाब किसको कहते हैं? तो वो रंजीत सिंह को कहते हैं जी। उसके बाद आ गया जी खड़क सिंह। ये रंजीत सिंह का बेटा था। 1818 एडी में मुल्तान और उसके नजदीकी इलाकों पर कब्जा करता है। वहां पे दुरानी दौरे हुकूमत था और मुजफ्फर खान दुरानी जो था ये हुक्मरान बैठा था मुल्तान में। उसको शिकस्त देता है और मुल्तान पर कब्जा कर लेता है। खड़क सिंह इसका एक जर्नैल था जिसका नाम था गुलाब सिंह। गुलाब सिंह जो था ये खड़क सिंह का क्या था? जर्नैल था। ये क्या करता है? ये जो गुलाब सिंह था ये 1822-23 में कश्मीर को फतह करता है। ठीक है। जम्मू कश्मीर जीबी और लद्दाख को ये फतह कर लेता है। ठीक है। ये जो लद्दाख है ना इसके 2 जिले हैं। ये भी एमसीक्यूज बनता है। लद्दाख किसके पास है आजकल? चाइना के पास है। ठीक है। तो इसके 2 जिले हैं, एक का नाम लेह है और दूसरे का नाम क्या है? कारगिल है। फिर एमसीक्यूज बनता है कि सिखों की आर्मी का नाम क्या था? खालसा जो थी ये सिखों की आर्मी थी। रियासत कश्मीर। रियासत कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख ये सारा जो था ये 1822-23 का कश्मीर हुआ करता था। ये क्या था? 1822-23 का क्या था? कश्मीर हुआ करता था। और जिसको गुलाब सिंह ने जनाब 1822-23 में क्या किया था? कब्जा करके कंट्रोल कर लिया था। और पंजाब के जो पांचों दरिया है ना ये पांचों के पांचों जो हैं ये सारे के सारे कश्मीर से गुजर कर आते हैं। ठीक है। यहाँ पे जनाब सिख एंग्लो वार स्टार्ट हो जाती है। सिख एंग्लो वार जो फर्स्ट थी 1845 से 1846 तक रही। ठीक है जी। ये जंग दौलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान हुई थी। ठीक है। दौलीप सिंह रंजीत सिंह का बेटा था। ये जंग अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेज जंग जीतने के बाद दौलीप सिंह के ऊपर क्या करते हैं जी? जुर्माना लगा देते हैं कि जनाब ये जो जंग है आप लोगों की वजह से हमें लड़नी पड़ी है, लिहाजा हम आप पे क्या करते हैं जी? हम आप पे जुर्माना आयद करते हैं कि ये आपने जंग हमें लड़ने पे मजबूर किया। फिर सिख जो थे उन्होंने दोबारा जंग की। उसको कहते हैं बैटल ऑफ अलीवार। बैटल ऑफ अलीवार जो थी ये 28 जनवरी 1849 को ही ये फर्स्ट सिख एंग्लो वार का पार्ट थी। इसीलिए लड़ी गई कि शायद हम आज़ादी हासिल कर लेंगे और ये जुर्माने जुर्माने माफ हो जाएंगे। लेकिन ये भी दौलीप सिंह जो था जंग हार जाता है। और अंग्रेज जो है इसके ऊपर 1 करोड़ नानकशाही। नानकशाही क्या थी जी?
ये सिखों की करेंसी का नाम था। 1 करोड़ नानकशाही जो था वो जुर्माना आयद कर देते हैं। जब जुर्माना आयद हो जाता है तो फिर क्या होता है? अब दौलीप सिंह के पास क्या पैसे नहीं थे। जब दौलीप सिंह के पास पैसे नहीं थे तो वो अंग्रेजों के साथ क्या करता है? ट्रीटी ऑफ लाहौर करता है। ट्रीटी ऑफ लाहौर उसने 16 मार्च 1800 कब की थी? 46 में की थी। ठीक है। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब की? 16 मार्च 1846 में की थी। ठीक है। ये 46 कर लिया, 1846। ट्रीटी ऑफ लाहौर उसने कब की? 16 मार्च 1846 में की। ये बैटल ऑफ अली वार जो थी ये भी 1846 में ही हुई थी। हुई। ये दौलीप सिंह और अंग्रेजों के दरमियान होती है। दौलीप सिंह अंग्रेजों को कहता है कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है। आप ये काम करें कि ये मुझसे कश्मीर रख लें और मुझे माफ कर दें। तो अंग्रेज कहते हैं ठीक है। उन्होंने जनाब वो जो 1 करोड़ नानकशाही था जुर्माना, उसके तहत उन्होंने क्या किया जी? इसको माफ कर दिया, छोड़ दिया और कश्मीर अपने पास रख लिया। अंग्रेज खुश हो गए। अब जैसे ही पता चला गुलाब सिंह को, गुलाब सिंह इनका जर्नैल था, गुलाब सिंह ने 1822-23 में क्या किया हुआ था? कश्मीर को फतह किया हुआ था। तो वो क्या करता है? उसको पता चलता है तो वो फौरी तौर पर भागता है, कश्मीर के लोगों के पास जाता है और उनको कहता है कि दौलीप सिंह ने कश्मीर जो है वो अंग्रेजों को बेच दिया है। आप मेहरबानी करें, हम के ऊपर 1 करोड़ जो है वो नानकशाही जुर्माना लगा हुआ है, आप मुझे पैसे दें ताकि हम जो है कश्मीर आजाद करवाएं। तो वो लोगों से पैसे पूसे इकट्ठे करता है तो उसको तकरीबन कोई 75 लाख के करीब जो है वो पैसे मिलते हैं। वो 75 लाख रुपए लेके आता है और सेम डे में ट्रीटी ऑफ अमृतसर करता है 16 मार्च 1846 में। अब दो ट्रीटियां एक ही दिन में हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर जो थी वो दौलीप सिंह वर्सेस अंग्रेजों के दरमियान हुई, उसने कश्मीर दे दिया। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी 16 मार्च 1840 को गुलाब सिंह वर्सेस अंग्रेज के दरमियान हुई। गुलाब सिंह अंग्रेजों को कहता है कि भाईजान मेरे पास ये पैसे इकट्ठे हुए, आपके पास जमीनें बहुत है, आप मेहरबानी करें ये पैसे रख लें और ये कश्मीर मुझे वापस कर दें। तो वो कहते हैं ठीक है जनाब, अगर आप ऐसे इंसिस्ट करते हैं तो आप ले जाएं कश्मीर, हमने क्या करना है। उन्होंने इससे पैसे ले लिए 75 लाख और उन्होंने कश्मीर इसको दे दिया। जैसे ही कश्मीर इसके हाथ में आता है तो गुलाब सिंह क्या करता है? वो डोगरा राज लगा देता है। क्या करता है? कश्मीर पर डोगरा राज लगा देता है। डोगरा राज इसने जनाब 1846 में लगाया था और 1947 तक क्या रहा जी? डोगरा राज रहा। ठीक है। क्या रहा? डोगरा राज रहा। अब सवाल यह बनता है कि कुल कितने डोगरा राजा ने हुकूमत की? तो 4 डोगरा राजा ने हुकूमत की थी। सबसे पहले जो था वो गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह जो था ये 1846 से लेके 1857 तक इसने हुकूमत की। फिर दूसरे नंबर पे आ गया जी रिबिंदर सिंह। ये जो रिबिंदर सिंह था इसने जनाब 1857 से लेके 1885 तक डोगरा राजा रहा। फिर तीसरे नंबर पर आ गया जी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जो था ये जनाब 1885 से लेके 1925 तक रहा। फिर जो आखिरी डोगरा राजा था वो आया जी हरि सिंह। हरि सिंह जो था 1925 से लेके 1947 तक डोगरा राजा रहा। ठीक है। ये 4 डोगरा राजा थे जिन्होंने जनाब कश्मीर पर हुकूमत की। अब इसके बाद सेकंड एंग्लो सिख वार हुई। सेकंड एंग्लो सिख वार 1849 में हुई। अंग्रेज दोबारा लाहौर पर हमला कर देते और पूरे पंजाब पर जनाब अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कब्जा करने के बाद उन्होंने क्या किया कि लॉर्ड डिलहोस जो था उसको पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर लगाया गया। किसने लगाया? जॉन लॉरेंस ने लगाया था। किसको? लॉर्ड डिलहोस को लगाया था। फिर जनाब बैटल ऑफ सबरून हुई। ये पार्ट थी सेकेंड एंग्लो सिख वार का, 1849 में लड़ी गई। इसमें अंग्रेजों ने पूरे लाहौर पर कब्जा कर लिया। ये अंग्रेज वर्सेस दौलीप सिंह के दरमियान
बैटल ऑफ सबरून और सेकंड एंग्लो सिख वार हुई थी। सिख दौरे हुकूमत यहाँ पे खत्म हो जाता है, दलीप सिंह लंदन भाग जाता है, और जो अंग्रेज है वो पूरे के पूरे लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं। जब कब्जा कर लेते हैं तो रियासत कश्मीर पे हम आ जाते हैं। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 562 रियासतें टोटल थी, जिसमें से 13 ने हमें ज्वाइन किया था। ये बहुत दफ़ा एमसीक्यू बना। फिर एमसीक्यूज ये बनता है कि कश्मीर का कुल रकबा कितना है। कश्मीर का कुल रकबा जनाब 22 से 36 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर ये एमसीक्यूज बनता है कि चाइना के पास कितना पोर्शन है कश्मीर का, तो 50% जो कश्मीर है वो चाइना के पास है। और पाकिस्तान के पास कितना है, तो पाकिस्तान के पास जनाब जो है वो 35% एरिया जो है पाकिस्तान के पास है। फिर इंडिया के पास कितना है, तो इंडिया के पास जनाब जो है वो 55% पोर्शन जो है वो इंडिया के पास है। ठीक है, ये तकरीबन ये 50% इंडिया के पास है, और चाइना और पाकिस्तान के पास 50 बन जाता है। ये आजकल जो है टोटल एरिया। अब चाइना लद्दाख पे कब्जा करके बैठा है। पाकिस्तान के रीजन में जो है आपका आ जाता है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह, और जो आपका इंडियन कश्मीर है वो उन्हीं के पास अभी तक है। कश्मीर में टोटल 80% जो है वो मुस्लिम आबादी है, और 20% जो है वो अदर है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। रियासत कश्मीर। अब होता क्या है, ये जो डोगरा राजा थे ना, ये मुसलमानों पर बड़े जुल्म सितम किया करते थे। मारते थे, पीटते थे, उनका सामान खा जाते थे, हड़प करते थे। 1931 में मुसलमानों ने जनाब बगावत कर देते हैं कि जनाब हम जो है वो सिखों, क्योंकि सिख जो है वो मुसलमानों पर जुल्म करते थे। तो आखिरी तब 1931 में जो राजा बैठा हुआ था, हरी सिंह बैठा हुआ था। अब मुसलमानों ने बगावत कर दी। उन्होंने कहा कि हमने जनाब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, हमने इनके साथ है नहीं रहना। जब वक्त आया ना 1947 का, पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तो ये सारे लोग जो थे, जितने भी कश्मीरी मुसलमान थे, उन्होंने पहले ही नारे लगाए हुए थे। अब हरी सिंह जो था, ये जनाब जब इसको पता चला कि मुसलमानों ने बगावत कर दी है, तो ये क्या करता है, ये जनाब फौरी तौर पे जाता है इंडिया। इंडिया में कौन बैठा हुआ था, नेहरू की हुकूमत थी। कौन था जी, जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी। वो प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का। अब ये 26 अक्टूबर 1947 को उसके पास जाता है, उससे कहता है कि जनाब मुसलमानों ने बगावत काफी टाइम से की हुई है, वो पाकिस्तान के साथ इलाक करना चाहते हैं, आप मेरी मदद करें। अगर उन्होंने इलाक कर लिया तो जो मुसलमान है वो मुझे मार देंगे। तो नेहरू ने कहा कि जनाब मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपकी मदद करूं और आपका साथ दूं, मुझे इसमें से क्या फायदा होगा। तो इसने कहा कि जनाब फायदा तो कोई नहीं, लेकिन मेहरबानी करें। उसने कहा ऐसे मेहरबानी नहीं करूंगा, आप कश्मीर मुझे दे दे, मैं आपकी मदद करता हूं। ये जो हरी सिंह था, इसने जनाब मजबूरी में आके क्या किया जी, नेहरू के साथ एमओयू साइन किया जी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया कि जनाब कश्मीर आपका हुआ, आप इसके बदले मेरी जान बचाएंगे। जैसे ही 26 अक्टूबर को ये एमओयू साइन हुआ, तो 27 अक्टूबर को क्या हुआ जी, कश्मीर में इंडिया ने अपनी फौज भेज दी। ठीक है, अब 27 अक्टूबर वाले दिन कश्मीरी जो है वो ब्लैक डे मनाते हैं, ये एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, जैसे ही फौज भेजी, तो कैद आजम को भी पता चला हुआ था कि ये काम हो रहा है। हमारे तब जो आर्मी चीफ थे ना, उसका नाम था जनरल फ्रैंक वेल्ट मैसरवी। ये जो फ्रैंक वेल्ट मैसरवी था, ठीक है, उसको कैद आजम ने कहा कि जनाबे आली, ये इंडिया कश्मीर पे कब्जा कर रहा है, तो आप मेहरबानी करें वहां पे जाके जंग लड़े। तो उसने कैद आजम को धो कुछ के जवाब दिया, ये हमारा फर्स्ट CNC था, फर्स्ट कमांडर इन चीफ था आर्मी का। ये कमांडर इन चीफ की सीट जो थी 1976 में भुट्टो साहब ने चेंज करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रखी थी, पहले कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। उसने कहा कि नहीं जनाब, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि तब जो पाकिस्तान था वो इस्तेमाल कर रहा था इंडियन एक्ट 1935। तो पाकिस्तान डोमिनियन स्टेट था, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। हमारा तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च
1956 को बना। ठीक है। तब तक हमारे पास जो था इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, यही इंडियन एक्ट 1935 की हमने कॉपी की हुई थी, और कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी 1949 में लियाकत अली खान ने असेंबली से अप्रूव करवाई थी, उसके तहत हम पाकिस्तान के निज़ाम को चला रहे थे। जब इस जनरल साहब ने कैद आजम को जवाब दिया, तो कैद आजम ने जनाब मुजाहिदीन से कहा कि आपके जनाब जो भाई हैं कश्मीरी, वो मर रहे हैं, इंडिया ने उन पे कब्जा कर लिया है, तो आप जो है जिहाद करें। जब कैद आजम ने उनको जहाद का कहा, तो मुजाहिदीन ने क्या किया जी, जहाद किया। जब मुजाहिदीन ने जहाद किया, तो उन्होंने काफी सारा हिस्सा जो था कश्मीर का आज़ाद करवा लिया। जब काफी सारा हिस्सा आज़ाद हो गया और इंडियन आर्मी को उन्होंने बहुत मारा, तो फिर होता क्या है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या किया उन्होंने, उन्होंने जनाब 1 जनवरी 1948 को ये कश्मीर का मामला जो था, ये यूएनओ लेके चले गए। कश्मीर का मामला यूएनओ लेके चले गए। अब यूएनओ ने फौरी तौर पे क्या किया, यूएनओ के पास और तो कुछ था नहीं, यूएनओ ने फौरी तौर पे जी रेजोल्यूशन पास कर दी। यूएनओ ने दो रेजोल्यूशन फौरी तौर पे पास की, 39 और 47। 39 का मतलब था कि फौरी जंग बंदी की जाए। रेजोल्यूशन 39 ऑन कश्मीर जो है, जो यूएनओ ने पास की थी, उसका मतलब था कि फौरी जंग बंदी की जाए। ये 1 जनवरी 1948 को उन्होंने कहा। और 47 नंबर का मतलब था कि अपनी अपनी आर्मी को वापस बुला लिया जाए। फिर सवाल ये बनता है कि मसला कश्मीर पर आज तक यूएनओ की कितनी रेजोल्यूशन पास हो चुकी हैं, तो 11 रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, और 2 दफा इंडिया को वार्निंग जारी हो चुकी है। लेकिन उसके मद्दल मुकाबले आज तक टस से मस इंडिया नहीं हुआ, वहीं का वहीं पे रहा। लेकिन जब तक कैद आजम जिंदा रहा, उसने जनाब धो कुछ के इनको जवाब दिया। उसने ना किसी जर्नल की बात मानी, ना किसी यूएनओ की बात मानी। उन्होंने कहा कि ये इलीगल जो है, इन्होंने ऑक्युपाई कश्मीर किया हुआ है, कश्मीरी मुसलमान है, वो हमारे साथ आना चाहते हैं, लिहाजा हम जो है वो बिल्कुल नहीं करेंगे। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली कैद आजम की 1948 में डेथ होती है। उसके बाद फुल पावर प्राइम मिनिस्टर जनाब जो थे लियाकत अली खान बन जाते हैं। लियाकत अली खान जनाब यूएनओ और यूएसए के प्रेशर में आते हैं, और 1949 में क्या करते हैं, 1949 में यही जो कश्मीर वाला मसला था, उन्होंने कहा कि जितना कब्जा आपने कर लिया है, वो आपके पास, जितना हमने कर लिया हमारे पास रहेगा। उसने जनाब 1949 में इसको क्या किया जी, इसको उसने जनाब सीज फायर लाइन कर दिया जी। ठीक है, सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया जी। अब जब सीज फायर लाइन डिक्लेयर हो गया, मामला ठंडा पड़ गया, सारे अपने अपने घरों को चले गए। होता क्या है जी, होता यह है कि 1971 में हम जंग लड़ते हैं इंडिया के साथ। हम तकरीबन तकरीबन जंग जो है हल्की फुल्की हारते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें जनाब हमारे 93,000 जो थे सिविलियन प्लस आर्मी के लोग कैद हो जाते हैं। 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे इंडिया कब्जा कर लेता है। हम बड़े परेशान रहते हैं। फिर 1970 के इलेक्शन होते हैं, तो 72 में जनाब भुट्टो साहब जो थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो थी, वो इंदिरा गांधी थी। पाकिस्तान के जेड भुट्टो और इंडिया की कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इनके दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको कहते हैं शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट जनाब 1972 में हुआ। इसके तहत ये जो कश्मीर वाली लाइन 1949 में हमने सीज फायर लाइन खींची थी, इसको हमने नाम दे दिया जी लाइन ऑफ कंट्रोल का। उन्होंने कहा कि ये आप इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करें, तो फिर जाके हम आपके लोग और रकबा वापस करते। तो हमें मजबूरन जो था वो लाइन खींचनी पड़ी, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर करना पड़ा। कब, 1972 में शिमला एग्रीमेंट के तहत हमने फिर कश्मीर वाला जो सीज फायर लाइन थी, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया। उसकी जो लेंथ है वो 861 किलोमीटर है, ये भी कमीशन है पूछता है। तब हमें जाके वो 93,000 लोग मिले, और 5,000 जो था वो रकबा वापस से मिला। उसके बाद फिर होता क्या है, फिर जनाब 5 अगस्त
2019 को इंडिया क्या करता है जी? स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। ये जो स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर था जनाब, इसको वो खराब करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्या किया जी? आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A, इसको उन्होंने एबॉलिश कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। अब ये जो 370 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि झंडा भी अपना होगा, आइन भी अपना होगा, असेंबली भी अपनी होगी। ये पास हुआ हुआ था। ये जो 370 आर्टिकल था, इसका मतलब क्या था? झंडा भी अपना होगा, आइन भी अपना होगा, असेंबली भी अपनी होगी। ये 1951 में ये आर्टिकल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में पास हुआ था। अब कश्मीर ने इसको खत्म कर दिया, वो इंडिया ने इसको खत्म कर दिया 5 अगस्त 2019 में। उन्होंने कहा कि ना इनका झंडा अपना होगा, ना इनकी असेंबली अपनी होगी, ना इनका आइन अपना होगा। ये इंडिया के ताबे चलेंगे, इंडिया का झंडा होगा, इंडिया की असेंबली होगी, इंडिया का सारा कुछ इसमें होगा। फिर फिर आर्टिकल 35A। ठीक है, 35A जो था अभी 370, फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसी 370 में आइन, झंडा, असेंबली, डिफेंस, करेंसी, कम्युनिकेशन और फॉरेन पॉलिसी। 370 आर्टिकल किसको डील करता है जनाब? फ्लैग को, उसके बाद करेंसी को, उसके बाद कम्युनिकेशन को, उसके बाद फॉरेन पॉलिसी को, ठीक है, उसके बाद डिफेंस को, ठीक है, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को। उन्होंने ये सारा का सारा जो था ये इबॉलिश कर दिया 5 अगस्त 2019 में। उन्होंने कहा कि ये जो है, झंडा भी अब इंडिया का होगा, करेंसी भी इंडिया की होगी, कम्युनिकेशन जराए भी इंडिया के होगी, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिया की चलेगी, डिफेंस भी इंडिया का होगा, इंडिपेंडेंट जो है वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में, और कॉन्स्टिट्यूशन भी इनका होगा। और ये 370 कब पास हुआ था? 1951 में। ये भी एमसीक्यूज बनता। फिर आर्टिकल 35A ये पास हुआ था 1954 में। इसका मतलब ये था कि नॉन कश्मीरी जो है वो ना तालीम हासिल कर सकते, ना जायदाद कश्मीर में खरीद सकते, ना लोकल औरतों से शादी कर सकते, ना बिजनेस कर सकते। इंडिया ने इसको भी खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो नॉन कश्मीरी हैं वो शादी भी करेंगे, तालीम भी हासिल करेंगे, रकबे भी खरीदेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक है, ये जनाब इंडिया ने किया था 5 अगस्त 2019 को। और 5 फेब को जो है कश्मीरी यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं। ये था जी आपका सिख डायनेस्टी, जिसमें मैंने आपको कश्मीर भी डिटेल में करवा दिया। इसको आप याद करें। सारे एमसीक्यूज बने हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारा कुछ आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपका भी फायदा हो, अपने दोस्तों का भी फायदा करें। ठीक है, हमेशा सदका जारिया समझ के अच्छी चीज़ को शेयर करना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।